गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रशासनिक विधि की वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए दुष्कृत्य के लिए भारत सरकार का दायित्व। क्या भारत सरकार का कोई दायित्व बनेगा यदि भारत सरकार के कर्मचारी के द्वारा अपकृत्य किया जाता है, टॉर्ट किया जाता है, तो क्या कोई टॉर्टियस लायबिलिटी बनेगी? तो कुछ प्रिंसिपल है जो एंशिएंट टाइम से रहे हैं। कुछ एंशिएंट टाइम के प्रिंसिपल डिस्कस कर लेंगे और कुछ ब्रिटिश टाइम के प्रिंसिपल डिस्कस कर लेंगे और वर्तमान में इसका महत्व समझ लेंगे कि वर्तमान में क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन परिप्रेक्ष्य से बात कर लेते हैं। प्राचीन काल में यह सिद्धांत था कि सम्राट के विरुद्ध उसी के न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। क्यों ऐसा था? क्योंकि सम्राट को न्याय का स्रोत माना जाता था। सम्राट को यह माना जाता था कि जो कुछ भी सम्राट करता है वो प्रजा के हित के लिए करता है, और सम्राट का दर्जा प्रजा से नीचे था, यानी प्रजा ऊपर थी और सम्राट नीचे था। इसके एग्जाम्पल में आपने सुना होगा, एंशिएंट स्टोरी ले लेते हैं तो भगवान राम के पीरियड की स्टोरी। जैसे भगवान राम ने एक धोबी के कहने से माता सीता को घर से निकाल दिया था, यानी परित्याग कर दिया था अपनी पत्नी का। क्यों किया था? क्योंकि पब्लिक का सेटिस्फैक्शन रहे, जनता खुश रहे, जनता को अन्याय होता हुआ ना दिखे, यानी कि पारिवारिक संस्था, सामाजिक संस्था से, प्रजा रूपी संस्था से कहीं निचले स्तर पर थी, परिवार नीचे था, प्रजा ऊपर थी। तो प्रजा के लिए परिवार का त्याग राजा का कर्तव्य बन जाता था। तो इसी कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत होकर के भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता का त्याग कर दिया था, मात्र एक धोबी के कहने से। इसका एक विशिष्ट एग्जाम्पल आपको जहांगीर के शासन काल में भी मिलेगा कि जहांगीर के शासन काल में मात्र दरबार में या बाहर घंटी बजा देने से मुगल बादशाह जहांगीर बाहर आ जाते थे और जो पब्लिक की न्याय की डिमांड होती थी, यानी पीड़ित की पुकार को सुनते थे। इस तरह से माना जाता है कि एंशिएंट टाइम से लेकर के मुगल काल तक ऐसी व्यवस्था थी कि प्रजा का स्थान ऊपर था, राजा का स्थान प्रजा से नीचे था, और ये माना जाता था कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता है, और राजा के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए राजा के खिलाफ माना जाता था कि राजा अपकृत्य करेगा ही नहीं, और राजा के खिलाफ राजा के दरबार में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दैट्स वाई इट इज कॉमनली सेड दैट किंग वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टॉर्टियस लायबिलिटी। राजा क्या था? टॉर्टियस लायबिलिटी से उन्मुक्त था। धीरे धीरे समय का विकास होता गया, फिर ब्रिटिश काल आता है। 1858 में भी ये माना गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य होता था वो माना जाता था कि वो सम्राट का, यानी इंग्लैंड के सम्राट का कार्य है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉई से या ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो भारत में सचिव नियुक्त होते थे, उनके कार्य से अगर किसी भी प्रकार से पब्लिक को हानि होती थी तो स्टेट गवर्नमेंट उस मामले में लायबल होती थी। इस पर एक महत्वपूर्ण केस है P&O, पेनिनसुलर एंड ओरिएंट। P&O इसका फुल फॉर्म है पेनिनसुलर एंड ओरिएंट स्टीम नेविगेशन बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। 1861 का केस है। इसमें कहा गया कि पेनिनसुलर तथा ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी के घोड़ों को कलकत्ता के किदरपुर यार्ड के सेवकों, किदरपुर यार्ड क्या था? ये एक सरकारी उपक्रम हुआ करता था, यानी गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन था, के सेवकों यानी कुलियों की उपेक्षा से चोट लगी। कुलियों ने उपेक्षापूर्ण ढंग से कार्य करते हुए लोहे का टुकड़ा गिरा दिया, जिससे भयंकर आवाज हुई। P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी के स्वामित्व वाली बग्घी में जुते घोड़े डर गए, जिसके परिणाम स्वरूप इन बग्घी के घोड़ों में से एक
लोहे के टुकड़े पर गिर गया तथा चोटिल हो गया। वास्तव में किदरपुर यार्ड इतना विस्तृत है कि इसमें सड़कें भी हैं जिस पर वाहन भी चलते थे। अपने घोड़ों को क्षति के लिए कंपनी ने भारत सरकार के सचिव पर वाद संस्थित किया, क्योंकि किदरपुर यार्ड के सभी सेवक सम्राट की सेवा में थे। भारत सरकार के सचिव ने सम्राटी उन्मुक्ति का दावा किया तथा यह तर्क दिया कि वाद लाए जाने से सम्राट उन्मुक्त है तथा सम्राट के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। तो जाहिर सी बात है, जो किदरपुर यार्ड के एम्प्लॉय थे वो सम्राट की सेवा के अधीन एक सेवक हुआ करते थे, और ये माना गया कि सम्राट की सेवा में अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो सम्राट के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन या लीगल लिटिगेशन हम फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रश्न को कलकत्ता की तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित किया गया। पहले हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? कोलकाता में थी, प्रेजेंट टाइम ये न्यू दिल्ली में है। तो संदर्भित किया गया कि क्या सरकार की सेवा के लिए नियोजित सेवकों द्वारा कारित क्षति के लिए भारत के राज्य सचिव को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस पीकॉक। क्या कहा इन्होंने? अपने विद्वतापूर्ण निर्णय में यह विचार व्यक्त किया कि भारत का राज्य सचिव अपने सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए सामान्य नियोजकों की भांति ही उत्तरदायी होगा। क्या माना गया? रिस्पॉन्सिबल माना गया। यानी कि अगर कोई टॉर्ट एम्प्लॉय करता है जो कि इंग्लैंड के सम्राट का एम्प्लॉय है तो वो लाइबल होगा, सामान्य नियोजक द्वारा किया जा सकता। क्या कहा? उत्तरदायी हो गया। यदि जिस कार्य से क्षति हुई है उसे एक सामान्य नियोजक द्वारा किया जा सकता था, यानी जो एक सामान्य नियोजक वो क्षति कर सकता था, ये माना जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय या गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय करता है तो उसे क्षति के लिए उत्तरदायी माना गया। नेक्स्ट है कि इसमें क्या कहा? न्यायालय ने कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया। इसी मुकदमे में, इसी केस में न्यायालय ने कार्यों को दो भागों में बांटा। एक कार्य को संप्रभु का कार्य माना और दूसरा असंप्रभु का कार्य माना। क्या कहा? संप्रभु का कार्य क्या होता है? संप्रभु के कार्य की श्रेणी में उन कार्यों को रखा गया जिन्हें सिर्फ सरकार कर सकती है। यानी कि सॉवरेन एक्ट क्या है? सॉवरेन एक्ट वो एक्ट है जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है, जो भले ही सरकार द्वारा किया जा रहा है, किंतु नेक्स्ट है असंप्रभु कार्य की श्रेणी में उन कार्यों को रखा गया जो भले ही सरकार द्वारा किया जा रहा हो, किंतु कार्य की प्रकृति इस प्रकार की है जिसे सामान्य नियोजक या सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। अगर सामान्य नियोजक यानी प्राइवेट कंपनी या सामान्य व्यक्ति कर सकता है तो उसे असंप्रभु का कार्य मानेंगे, संप्रभु का कार्य नहीं मानेंगे। उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल के लिए रक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा तथा कराधान ऐसे कार्य हैं जो एक सामान्य नियोजक नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? रक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा, कराधान, इससे रिलेटेड एक्ट कौन कर सकता है? तो जाहिर सी बात है हमारी सरकारें ही कर सकती हैं। सरकार इन सब कार्यों में हुए क्षति के लिए जिम्मेदार होगी या नहीं होगी? माना गया कि स्टेट के एक्शन में अगर कोई कार्य होता है तो स्टेट की लायबिलिटी नहीं बनेगी। ये संप्रभु का कार्य है। इन कार्यों में होने वाली क्षति के लिए सरकार को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है, यानी एग्जम्पशन मिला हुआ है गवर्नमेंट को। परंतु परिवहन, खाद्य आपूर्ति तथा कल कारखानों का संचालन ऐसे कार्य हैं जिन्हें सरकार एवं निजी नियोजक एक समान रूप से कर सकते हैं तथा ये असंप्रभु कार्य हैं, यानी कि इसे नॉन सॉवरेन एक्ट की कैटेगरी में रखा गया। असंप्रभु कार्य से उत्पन्न दायित्व के लिए सरकार पर निजी व्यक्ति के समान उत्तरदायित्व है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दिया गया? यानी अगर असंप्रभु कार्य से जो दायित्व उत्पन्न होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पर निजी व्यक्ति के समान ही उत्पन्न होंगे। माना जाएगा कि प्राइवेट व्यक्ति की लायबिलिटी है, वैसे गवर्नमेंट पे उसको इम्पोज कर दिया जाएगा। P&O स्टीम नेविगेशन बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक वाद में दिए गए निर्णय की व्याख्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम हरिभान जी के मामले में
किया गया था। यानी कि जो पहले P&O के केस में निर्णय आया, इसको एक्सप्लेनेटरी वे में बताया गया। किस केस में? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम हरिभानजी नामक वाद में करते हुए न्यायालय ने राज्य के कार्य की संकल्पना को जन्म दिया। कहा कि स्टेट का एक्ट होता क्या है इन एक्चुअल। तो स्टेट का एक्ट क्या होता है? राज्य की संप्रभु शक्ति के अंतर्गत निष्पादित किया जाने वाला कार्य, राज्य की संप्रभु शक्ति के अंतर्गत निष्पादित किया जाने वाला कार्य, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के सॉवरेन स्टेटस में जो एक्ट किया जाएगा उसे क्या माना जाएगा? संप्रभु का कार्य माना जाएगा। न्यायालय के अनुसार सरकार उन कार्यों से उत्पन्न क्षति के लिए उन्मुक्त है जो राज्य के कार्य हैं। एक इंपॉर्टेंट केस और है इस पर, राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती का केस है। इस केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा शांत, यानी कि जो विवाद था पहले कि क्या लाइबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की बनेगी, कौन सी लाइबिलिटी प्राइवेट कंपनी की बनेगी, या स्टेट गवर्नमेंट की एक एम्प्लॉई की कोई टॉर्टियस लाइबिलिटी बनेगी या नहीं। तो इस केस में, किस केस में? राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती के केस में इसे सॉल्व किया गया। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि राजस्थान सरकार के एक जीप का चालक मरम्मत के पश्चात जीप जब जिलाधीश के निवास पर ले जा रहा था, मरम्मत के पश्चात जिलाधीश के आवास पर जीप ले जा रहा था। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि मरम्मत के दौरान जीप जब जिलाधीश के आवास पे जा रही है तो क्या ये राज्य की सेवा में ड्राइवर जीप चला रहा है? नहीं, ये मरम्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाया जा रहा है। ना उसमें जिलाधीश महोदय बैठे हुए हैं, ना जिलाधीश महोदय न्यायालय के कार्य का संचालन करने के लिए न्यायालय में जा रहे हैं, यानी कि पर्सनल कैपेसिटी में ये कार्य हो रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि निर्णय क्या हो सकता है। इसके आगे क्या है? इस वाद में राजस्थान सरकार के एक जीप का चालक मरम्मत के पश्चात जीप जब जिलाधीश के निवास पर ले जा रहा था, उसकी लापरवाही से एक पद यात्री को टक्कर लगी, वह बुरी तरह से घायल हो गया तथा मर गया। क्षतिपूर्ति हेतु वाद लाए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार अपने सेवक द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए प्रतिनिधाई रूप से उत्तरदायी है, यानी वाइकेरियस लायबिलिटी बन जाती है। न्यायालय के अनुसार सरकार या राज्य अपने अपने अपकृत्यपूर्ण कार्यों से उत्पन्न क्षति से उन्मुक्ति तभी प्राप्त कर सकती है यदि प्रश्नगत कार्य संप्रभु कार्यों के निष्पादन में किया गया हो। अभी पहले क्या बताया था कि प्रश्नगत कार्य संप्रभु के कार्यों के निष्पादन में नहीं किया गया था, क्योंकि संप्रभु के कार्य में के निष्पादन में यदि किया गया होता तो जिलाधीश महोदय उस जीप में बैठे होते और जिलाधीश महोदय न्यायालय के कार्य के संचालन के हेतु जा रहे होते। चूंकि गाड़ी मरम्मत के लिए गई थी और मरम्मत से जिलाधीश के आवास पे आ रही थी, तो उस समय भले ही जिलाधीश की गाड़ी थी लेकिन उस समय पर्सनल कैपेसिटी में थी, वो स्टेट के सॉवरेंटी की कैपेसिटी में वो गाड़ी उस समय उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इसलिए क्या माना गया कि जहां जीप का प्रयोग संप्रभु कार्यों के निष्पादन में नहीं किया जा रहा था, अतः यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में राज्य सरकार उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकती है, यानी एग्जम्पशन का दावा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या कहा गया कि एक पुलिस कांस्टेबल ने मेरठ में वादी को काफ़ी मात्रा में सोने चांदी तथा चांदी के साथ पकड़ा तथा उसे जब्त कर लिया। इसे सरकारी मालखाने में वाद के निस्तारण तक रखा गया, यानी जाहिर सी बात है कि कोई अगर सोना चांदी या कुछ भी माल बरामद होता है तो वो बरामद किया हुआ माल सरकारी मालखाने में जमा कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। वाद के निर्णय के अनुसार अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया। बाद में ये फाइंड किया गया कि अपीलार्थी एक व्यापारी था और वो सोने चांदी का काम करता था और उसके पास जो सोना चांदी बरामद हुआ है वो गलत तरीके से अर्जित नहीं था, वो एक कारोबार के अनुक्रम में अर्जित किया हुआ धन था, यानी उसे क्या मिल गया? वो दोषमुक्त हो गया। और जब दोषमुक्त हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसे सोना चांदी जो बरामद किया गया मालखाने में रखा गया उसे वापस किया जाना था। लेकिन जब वापस करने की बारी आई तो क्या हुआ? पुलिस
ने जो मालखाने में सोना चांदी रखा था उसकी रखवाली करने वाला हेड कांस्टेबल वो सारी सोना चांदी लेकर के पाकिस्तान भाग गया। अब क्या हुआ, वादी को पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण क्षति हुई। सरकार का तर्क था कि वादी को हुई क्षति राज्य सरकार द्वारा संप्रभु कार्यों के निष्पादन के दौरान कार्य करते हुए हुई, अतः राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी को हुई क्षति सरकार के सेवकों के संप्रभु कार्यों के निष्पादन के दौरान हुई, अतः प्रश्नगत मामले में सरकार अपने सेवकों द्वारा कारित क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। चूंकि वो सरकार के काम को करते हुए, संप्रभु के काम को करते हुए चोरी नहीं किया था, चोरी उसने पर्सनल कैपेसिटी में किया था, यानी कि निजी उसमें किया था उसने, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था। अतः प्रश्नगत मामले में सरकार अपने सेवकों द्वारा कार्य क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। गवर्नमेंट को टॉर्टियस लायबिलिटी के लिए लाइबल नहीं माना गया। उच्चतम न्यायालय ने P&O स्टीम नेविगेशन वाद के निर्णय को पुष्ट करते हुए संप्रभु कार्य तथा असंप्रभु कार्य के अंतर को मान्यता दी। इस पर एक और महत्वपूर्ण केस है, यह है मोहम्मद शफी सुलेमान काजी बनाम डॉक्टर विलास डोंडू AIR 1982। AIR का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताइएगा। तो इसमें क्या था कि सरकारी खजानों में जमा धन के गबन के फलस्वरूप हुई हानि के लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराया गया। यानी कि अगर सरकारी खजाने में कोई धन जमा किया गया है और उस धन का गबन हो गया है, तो किसने गबन किया, ये गबन उन्हीं लोगों ने किया जो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार की एम्प्लॉई हैं। तो ऐसे कंडीशन में नुकसान किसका हुआ, जिसने धन जमा किया, और किसकी जिम्मेदारी, किसके विश्वास पे जमा किया, सरकार की जिम्मेदारी और सरकार के विश्वास पे जमा किया, रक्षक ही भक्षक बन गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वही भक्षक जिम्मेदार बन जाएगा टॉर्टियस लायबिलिटी में। नेक्स्ट है, इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज रुदल सिंह बनाम बिहार राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या कहा गया, इसमें याची को उसकी दोष मुक्ति के पश्चात 14 वर्षों तक अवैध रूप से जेल में रखा गया था। यानी कि ट्रायल हुआ, ट्रायल में आरोपित व्यक्ति को आरोप मुक्त कर दिया गया, यानी दोष मुक्त कर दिया गया, उसका एक्विटल हो गया। अब एक होमवर्क है, एक्विटल CRPC के किस सेक्शन में है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो दोषी का दोषमुक्त हो गया, जो दोषी व्यक्ति था उसे न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया गया, लेकिन रिहाई नहीं की गई। रिहाई 14 साल के बाद की गई, यानी कि उसे 14 साल तक दोषमुक्त होने के बावजूद भी 14 साल तक जेल में रहना पड़ा। तो याची द्वारा प्रतिकर के लिए वाद लाया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मामलों में प्रतिकर नहीं दी, यदि मामलों में प्रतिकर नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में न्यायालय नागरिकों की सेवा नहीं कर रही है। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने हर्जाना नहीं दिया उस व्यक्ति को जिसका जीवन 14 वर्ष तक जेल में बर्बाद हुआ, यानी कि 14 साल पहले अगर वो आ जाता तो शायद उसकी लाइफ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि अपने आप को वो विकसित कर सकता था। लेकिन 14 वर्ष चूँकि उसके बर्बाद हुए हैं, किसके कारण से, राज्य सरकार की लापरवाही से बर्बाद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार को हर्जाना देना पड़ेगा। तो न्यायालय ने ये आदेश दिया कि सरकार को कि मौलिक अधिकार के घोर अतिक्रमण के लिए सरकार को उत्तरदायी माना। न्यायालय के अनुसार इस मामले में यदि सिर्फ याची को जेल में छोड़े जाने का आदेश दिया जाता तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के महत्व को कम करना होता। अतः याची को 30,000 रुपये प्रतिकर देने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया। यानी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट याची को यानी पिटिशनर को 30,000 रुपये एज अ हर्जाना दे, यानी कि प्रतिकर के तौर पर उसे दिया जाए। इस पर एक और महत्वपूर्ण केस है, यह है सेबेस्टियन एम होंगरे बनाम भारत संघ। सेबेस्टियन एम होंगरे बनाम भारत संघ का केस है। इसमें सेना के जवान 2 व्यक्तियों को सेना के कैंप में ले गए और उसके पश्चात उसका पता नहीं चला। इन व्यक्तियों की पत्नियों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस की याचिका प्रस्तुत की। इसके पश्चात यह विदित हुआ कि वे व्यक्ति अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार हो गए, यानी अननेचुरल डेथ हो गई उनकी। सरकार इन व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रही तथा असत्य स्पष्टीकरण दिया, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने दिया वो रॉन्ग था। न्यायालय ने इस वाद में प्रत्येक व्यक्ति की पत्नी को 1-1 लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया, यानी कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की फॉल्ट की वजह से टॉर्टियस लायबिलिटी
कोर्ट ने इम्पोज किया। अब लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट का मतलब लास्ट, मैं आज प्रॉमिस करता हूँ ये लास्ट ही केस होगा। गुडलास S.J. थरियन बनाम भारत संघ, 1995 का केस है। इसमें बलात्कार से, ये केस किससे था, इसमें ये बलात्कार से संबंधित मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेशन अधिकारी, पुलिस उप निरीक्षक और महिला चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए निर्देश दिया और राज्य को दोनों बहनों में से एक को, जो बलात्कार की पीड़ित थी, उसे 2,50,000 और हमलाग्रस्त को 1 लाख रुपए प्रतिकर देने का निर्देश दिया। इस मामले में न्यायालय ने राज्य सरकार को लापरवाही और दुराचार के दोषी अधिकारियों से ऐसे भुगतान की हुई धनराशि की वसूली के लिए प्राधिकृत किया। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि जिन अधिकारियों की लापरवाही संबंधित मामले में संदिग्ध है, यानी कि प्रूव हो चुकी है, ऐसे अधिकारियों से ये हर्जाना वसूल किया जाएगा और ये प्रतिकर किसको दिया जाएगा, पीड़ित पक्षकार को दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की लायबिलिटी डिसाइड कर दी गई। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की क्षति पब्लिक को पहुंचाई जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका भी एम्प्लॉय होगा वो ऐसे कार्य के लिए लाइबल होगा, टॉर्टियस लाइबिलिटी ठहराई जाएगी और उसे प्रतिकर देना पड़ेगा। सारे वीडियो लेक्चर को वॉच करिए। एग्जाम में सिर्फ आप इतना ही वॉच करके नोट्स बना लेंगे, मैं आपसे एश्योर करता हूँ 70% से नीचे आपका मार्क्स नहीं आएगा। ये मैं आपको लिखित गारंटी दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।